नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। लंबे इंतजार के बाद रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल का कानून बनना अब चंद दिनों की बात है। अब सवाल है कि बिल्डर्स के खिलाफ आने वाले सख्त कानून से ग्राहकों को कितना फायदा होगा। सवाल उन प्रोजेक्ट्स का भी है जो लटके हुए हैं। क्या नया कानून रियल एस्टेट सेक्टर की हर समस्या का समाधान कर पाएगा? 2 seconds, please say no. I think the ayes have it. Motion is adopted. क्या रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल से बिल्डर्स की धोखाधड़ी पर पूरी तरह नकेल कसी जाएगी? क्या बिल्डर्स अब झूठे वादे नहीं कर सकेंगे? क्या फ्लैट खरीदारों के अच्छे दिन आ गए हैं? लटके प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? क्या नया कानून इन पर भी लागू होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ग्राहकों को रियल एस्टेट रेगुलेटर से कितनी राहत मिलेगी? ये वो सवाल है जो रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद उठ रहे हैं। यानी अब भी ग्राहकों और बिल्डर्स के लिए इस आने वाले नए कानून की गुत्थियां सुलझी नहीं हैं। सवाल कई हैं। मसलन हर महीने EMI भरने के बावजूद जिन्हें बिल्डर्स ने अब तक पोजेशन नहीं दिया है। सवाल उन लटके हुए प्रोजेक्ट्स का भी है जो कई सालों पहले शुरू हुए हैं, लेकिन किसी की बस नींव खुदी है तो कई बिल्डिंग सिर्फ ईंट का ढांचा भर है। सवाल उन शिकायतों का भी है जो बिल्डर्स के खिलाफ खरीदारों ने अदालतों में किया है। रियल एस्टेट बिल के पास होने पर कंज्यूमर के लिए इस बिल में खास क्या है, पहले उस पर नजर डालते हैं। रियल एस्टेट कानून बनने के बाद मकान खरीदारों और बिल्डर्स के बीच लेन देन की निगरानी होगी। स्टेट लेवल पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। बिल्डर टाइम लिमिट में पोजेशन नहीं देगा तो उसे कंज्यूमर्स को ब्याज देना होगा। ये उसी रेट से देना होगा जिस पर कंज्यूमर से ब्याज लिया जाता है। बिल्डर प्रोजेक्ट के बारे में भी दिए गए एड, ब्रोशर और पैम्फलेट में दी गई जानकारियों से मुकर नहीं सकेगा। इस तरह वो झूठे एड भी नहीं दे सकेगा। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल में सिर्फ खरीदारों का ही ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि बिल्डर्स के लिए भी खास नियम किए गए हैं। सभी राज्यों में रियल एस्टेट अपील ट्रिब्यूनल बनेंगे। यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटी के फैसलों के खिलाफ अपील की जा सकेगी। ट्रिब्यूनल को विवाद का निपटारा 60 दिन में करना होगा। पहले रियल एस्टेट अपील ट्रिब्यूनल के लिए समय सीमा नहीं थी। ट्रिब्यूनल को 90 दिन दिए थे। हर प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होगा। बिना रजिस्ट्रेशन बिल्डर प्रोजेक्ट में बुकिंग या बिक्री नहीं कर सकेंगे। यानी बिल्डर्स के हितों की भी अनदेखी नहीं की गई है। लेकिन सवाल है कि बिल्डर्स इस पर ऐतराज क्यों जता रहे हैं? दरअसल बिल्डरों ने जेल की सजा को सख्त बताया है। साथ ही उनकी दलील है सरकारी अफसरों को भी इसके दायरे में लाना था। रियल एस्टेट रेगुलेटर कानून बनने के बाद इसे किस तरह राज्य अपनाते हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटी इसे किस तरह संभालती है, ये तो प्रेसिडेंट की मुहर के बाद ही तय होगा। लेकिन इतना तय है कि इससे धोखेबाज बिल्डर्स पर लगाम जरूर लगेगी। और जैसा कि बिल्डर्स भी मानते हैं कि नया कानून बनने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस रियल एस्टेट रेगुलेटर से कितना फायदा ग्राहकों को होगा और आखिरकार इसमें क्या पहलू हैं कि लटके हुए प्रोजेक्ट्स पर भी इसका असर पड़ेगा या नहीं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ललित कुमार जैन, CMD कुमार अर्बन डेवलपमेंट लिमिटेड। AK मित्तल है हमारे साथ, CMD है NBCC, और सचिन संधीर, ग्लोबल MD RICS। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव भी बने हुए हैं। गौरव, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि इस रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल से जाहिर है कि ग्राहकों को तो फायदा होगा, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन इसमें एक जो पॉइंट है वो कंफ्यूजन पैदा करने की स्थिति में है, वो ये कि जो लटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या इस बिल में उनके लिए भी कोई प्रावधान है? देखिए शिल्पा, हमारे साथ कई बायर्स जुड़े हैं जिनके प्रोजेक्ट जिन्होंने 5 साल पहले घर बुक करवाया था। हालांकि वो इस बात से बहुत खुश हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। आखिरकार उनको अब ये उम्मीद जगी है कि किस तरह से ये जो बायर्स हैं उनको अपना घर मिल जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद जो पारदर्शिता की कमी थी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन मुद्दा यही है कि इस बिल के पास होने के बाद जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इस बिल में प्रावधान है। हालांकि बिल्डर इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं कि इस तरह
वहां से प्रावधान नहीं होने चाहिए थे। जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं उसी के ऊपर ये बिल लागू होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो बायर्स पिछले 5 सालों से इसके लिए जूझ रहे हैं अपना घर पाने के लिए, उनकी मुश्किल क्या है। तो हमारे साथ कुछ बायर्स हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या मुद्दा था? बिल में ये प्रावधान रखा गया है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में उसको भी इसी बिल के दायरे में रखा गया है। इस बात से आप कितने सहमत हैं और आपकी प्रॉब्लम क्या थी? सर, सुपरटेक में 5 साल पहले मैंने घर बुक कराया था। हुआ ये है कि आज तक सिर्फ एक बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर सिर्फ खड़ा हुआ है। होना चाहिए कि मुझे घर मिले, 5 साल हो गए हैं। लेकिन अगर जो अभी ये बिल आया है इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हो जाए किसी तरह इंप्लीमेंट स्टेट सरकार गवर्नमेंट से, हम लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी तरह करके जल्दी जल्दी पास करा दें। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बिल में प्रावधान रखा गया है कि ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी इस बिल के दायरे में रखा गया है। हालांकि राज्य सरकारें इसको बाद में कैसे लागू करती हैं वो एक बहुत बड़ा अभी सवाल बना हुआ है। इस बिल में जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को रखा गया है इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हम 2013 से रेरा बिल के लिए हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। आज ये बिल पास हुआ है, इसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी को। यूपी के अंदर में यूपी अपार्टमेंट एक्ट पहले से ही लागू हुआ है, लेकिन अगर उसको भी प्रॉपर वे इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये प्रोजेक्ट जो 5 साल 6 साल डिले हैं इसका भी कोई सोल्यूशन निकल पाता। अब ये वाला जो बिल है ये भी स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करती है। इसको अगर प्रॉपर वे इम्प्लीमेंट करेगी गवर्नमेंट और एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर लेके आएगी ताकि जो बिल्डर हैं, जो बेकार बिल्डर हैं, जो घटिया बिल्डर है, उनको सजा हो। यानी इनका कहना है कि जो बिल्डर्स गलत काम करते हैं उनके ऊपर काफी एक लगाम कसी जाएगी। एक हमारे पास और बात है, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये इस बिल के लिए आपने काफी मेहनत की है, हर जगह आप जाके मिले भी हैं, क्या आप इस बिल से पूरी तरह से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बायर्स के हित में सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये सबसे बड़े तो एक बहुत रिवोल्यूशनरी बिल है होम बायर्स के लिए और एक बहुत बड़ा स्टेप, लेकिन देर से आया हुआ स्टेप। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा, आज अगर हम नोएडा में हैं तो सबसे जो जड़ एपिसेंटर जो है वो यही है और ये कॉन्करेंट स्ट्रीट लिस्ट में आता है। तो एक रेवोल्यूशनरी कदम इसको सभी होम बायर्स मान रहे हैं, काफी पॉजिटिव है कि आने वाले दिनों में अगर ढंग से इस बिल का इंप्लीमेंटेशन होता है तो उनके लिए जो लंबा इंतजार था, उनके जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स है उन्हें जरूर मिल जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सचिन संधीर हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन जी, मेरा आपसे सवाल है कि रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पास होने से क्या बिल्डर्स की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ऐसा आप मानते हैं? मैं थोड़ा अभी स्केप्टिक हूं इस बारे में, क्योंकि पहली चीज ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये सिर्फ एक मॉडल एक्ट बनी है और मॉडल बिल बना है, इसको स्टेट्स को अडॉप्ट करना है, तो इसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और रूल्स ड्राफ्ट होने में टाइम लगेगा। पर इसके अलावा भी मेरे को थोड़ी कंसर्न्स हैं, क्योंकि आप आज की तारीख में भी देखिए आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं एज ए कंज्यूमर फॉर रिकोर्स। तो आप मैं एक सिविल कोर्ट जा सकता हूं, मैं नेशनल कंज्यूमर फोरम जा सकता हूं, पर अब ये अथॉरिटी बनने से अब मैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जा सकता हूं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के फैसले से भी अगर मैं मान लो खुश नहीं होता, उसके बाद मैं उसको चैलेंज कर सकता हूं, मैं एपिलेट ट्राइब्यूनल में जा सकता हूं। सो रियल एस्टेट जो एपिलेट ट्राइब्यूनल होगी स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, वहां पे जा सकता हूं और मैं वहां से भी खुश ना हूं। उसके अलावा मेरे पास सारी कोर्ट की ऑप्शंस और नेशनल कंज्यूमर फोरम की ऑप्शंस अवेलेबल है। मेरे को ये लगता है कि ये वाइल कंज्यूमर सोच रहे हैं कि इससे सारा सोल्यूशन निकल आएगा, मेरे को ये लग रहा है थोड़ी कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होने वाली है कि कौन कितना और किसका कितनी पावर होगी डिसीजंस लेने की और कंज्यूमर को कहां फास्टेस्ट रिलीफ मिलेगी। ये मुद्दा, और ये 60 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि जो 60 डेज के अंदर अंदर एक डिसीजन देना है, ये मेरे को थोड़े कंसर्निंग चीजें लगती हैं। और इससे मेरे को अभी लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है कंज्यूमर्स को कि किधर जाना है मुझे, तो थोड़ा कंफ्यूजन सोचना पड़ेगा। थोड़ा कंफ्यूजन इस पार्ट पर भी जरूर है, इस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ एक मित्तल सीएमडी एनबीसीसी भी बने हुए हैं। मित्तल जी, ये बताइए कि रियल एस्टेट रेगुलेटर कानून बनने से ग्राहकों को क्या फायदा होगा? कस्टमर की बात करें तो उसकी तो बहुत सारी समस्याएं इससे सॉल्व हो जाएंगी और बहुत सारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जितनी ट्रांसपेरेंसी इस बिल के बाद आएगी तो एक एप्रीहेंशन हमेशा रहती है एक बायर के दिमाग में रियल एस्टेट डेवलपर को लेकर, वो सारी प्रॉब्लम मेरे ख्याल में इस बिल में एड्रेस कर ली गई हैं। तो बायर के साइड से तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डेवलपर्स के ऊपर आ गई है कि जिस तरह के ये प्रोविजंस किए गए हैं इसमें अब तक वो नहीं पूरे किए जाते, और ख़ासकर प्राइवेट डेवलपर्स के द्वारा, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब कितने समय में वो इसको पूरा करेंगे और कहाँ तक खरे उतरेंगे और उसका कितना मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। जी,
बने रहिए अब हमारे साथ। तो कंफ्यूजन इस रेगुलेटर में अभी भी बहुत है और कंज्यूमर का तो यही मानना है, अब काफी पॉजिटिव है इस रेगुलेटर को लेके, और उसका यही सोचना है कि बिल्डर्स जो अपनी मनमानी करते थे अब उनकी मनमानी नहीं हो सकती। तो देश में औसत हम आपको बता दें इस बिल से बिल्डर्स लॉबी स्ट्रेस में भी है। और मित्तल जी का इस पर क्या कहना है उन्हीं से जानते हैं। मित्तल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस बिल से बिल्डर्स लॉबी स्ट्रेस में है, वाकई आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि बिल्डर्स लॉबी बहुत स्ट्रेस में है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बिल के आने के बाद ऐसा मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि उसके बाद और परेशानियां बढ़ेंगी, जब तक कि जो दो बातें आपने कही हैं कि सरकार कुछ मदद नहीं करती है और या बाहर से पैसा नहीं आता है। लेकिन देखिए, बात किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा आना या इन्फ्यूजन करना, गवर्नमेंट को देना, इस सब पे डिपेंड करता है वो बिजनेस का पोटेंशियल कितना है मार्केट में। आज इतने दबाव में ये मार्केट काम कर रही है, बायर्स नहीं है, मार्केट के अंदर पैसा नहीं है। अब ये बिल आने के बाद एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, उसके अंदर 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ इसका भविष्य देखता हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि देखिए, बात यह है कि सिर्फ बाजार से पैसा आ जाना या बाहर से पैसा आ जाने से बात नहीं होती, जब तक कि हमारी जो एथिक्स हैं इसको लेकर और जिसको लेकर बड़ी बड़ी शंकाएं पैदा होती हैं, इसको जब तक दूर नहीं करेंगे ये सेक्टर नहीं ठीक होगा। और ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है, जैसी लागू होगी उसके बाद से आप देखेंगे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए, आने वाले दिनों में इसका पॉजिटिव इफेक्ट जरूर नजर आएगा। एक और खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निरंजन हीरानंदानी, फाउंडर एंड एमडी हीरानंदानी ग्रुप। निरंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये रेगुलेटर अब जाहिर है होम बायर्स का यही कहना है कि इसके आने से काफी सहूलियत उन्हें हो जाएगी, लेकिन इस रेगुलेटर का दायरा क्या होगा, इसमें भी अभी कंफ्यूजन है जो बरकरार है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कंफ्यूजन है। एक बात स्पष्ट है कि आज की तारीख में लोग समझते थे कि बिल्डर ट्रांसपेरेंट नहीं है, उनकी जो रियल हकीकत में जो प्लान सैंक्शन है या जो वो आइटम देने वाले हैं वो क्या है, वो अब तक कंज्यूमर को पता नहीं रहता था जी। ये बिल आने के बाद एक निश्चित बात हो गई है कि ट्रांसपेरेंसी 100% आ जाएगी। कंज्यूमर को यह पता पड़ जाएगा कि उनको कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया कहां कितना मिलने वाला है और अम्यूनिटीज क्या मिल सकती है। तो मेरे अंदाज से ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और कंज्यूमर के द्वारा ये ट्रांसपेरेंसी सबकी मांग थी, सरकार की मांग थी, कंज्यूमर की मांग थी, और मेरे अंदाज से ये बात तो 100% पूरा हो गया है जी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जिसकी लंबे समय से होम बायर की तरफ से मांग की जा रही थी, वो तो चलिए अब इससे जरूर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन निरंजन जी ये भी है कि ये तो बात स्पष्ट है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं, रियल एस्टेट बिल के दायरे में आएंगे, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं, अगर किसी ने 5 साल पहले पैसा दिया है उस प्रोजेक्ट के लिए लेकिन अभी तक उसको घर नहीं मिला, उसकी प्रोजेक्ट की सिर्फ नींव रखी गई है, तो उसको किस तरीके से, उस होम बायर को किस तरीके से इस पर फायदा मिलेगा, ये इसके ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बताए हैं कि सब प्रोजेक्ट्स रेगुलेटर के पास आ जाएगा, लेकिन नेचुरली जो ओल्ड स्कीम्स हैं उनको कंज्यूमर कोर्ट्स पे जाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जो रेगुलेटर आज है विल डिपेंड ऑन फ्यूचर जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद में जो प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आ जाएंगे उनको ये फायदा मिलेगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है उनके लिए आज के तारीख में कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, और काफी कंज्यूमर कोर्ट्स ये जितनी भी शिकायतें हैं वो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी की बात है वो आज फ्यूचर कस्टमर्स को मिल जाएगा, लेकिन जो इंटरमीडिएटली है, जो प्रोजेक्ट्स आधे बिके हुए हैं या आधे बने हुए हैं या रास्ते में है, उनको भी ये लागू होगा, ये कानून तो लागू होगा, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी होगी, हाउ द इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेटर करेगा, वो अब तक स्पष्ट नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी इस रेगुलेटर की, इस पर भी जरूर अभी सवाल है। ललित कुमार जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। ललित जी, ये बताइए क्या वाकई आप भी मानते हैं कि इससे बिल्डर्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी इस रेगुलेटर के आने के बाद? तो उसके जो सारे इम्पैक्ट होंगे कानूनी या फाइनेंशियल, उसको नजर में लेते हुए वो आगे का काम करेंगे।
अब ये बिल का एक अगर मैं वे करूं, कंपेयर करूं, तो क्या हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल बढ़ेगी। ललित जी, हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा संपर्क करने की। फिलहाल हम आपको ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। बहरहाल खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हैं और हम चर्चा यही कर रहे हैं कि फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत तो ये जरूर है, रेगुलेटर इसी रूप में देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी इसके दायरे के ऊपर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। जो होम बायर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार उनको इससे राहत मिलेगी या नहीं, ये चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। देश में औसत 33 महीने प्रोजेक्ट्स लेट हैं। इनमें से ज्यादातर में बिल्डर्स ने तय वक्त पर पोजीशन नहीं दिया, जबकि ये फ्लैट्स तैयार हैं। देखिए खास रिपोर्ट। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास होने के बाद अब उम्मीद यही जगी है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब उन बिल्डर्स पर लगाम कसी जा सकेगी जो प्रोजेक्ट्स डिले का बहाना बनाकर बायर्स की कमाई के साथ खेलते हैं। झूठे विज्ञापन देकर घर की ख्वाहिश रखने वालों की जेब पर डाका डालते हैं। दरअसल बायर्स को जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है वादे के मुताबिक पोजीशन न मिलने की। उद्योग संगठन एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 में 3,540 प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई थी, लेकिन इनमें से 2,300 पर अभी तक काम शुरू तक नहीं हुआ है। जिन 1,000 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उनमें भी औसतन 33 महीने की देरी है। खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स में करीब 14 लाख करोड़ रुपए अटके पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देरी से चल रहे प्रोजेक्ट्स में से 964 प्राइवेट कंपनियों के हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास होने के बाद अब उम्मीद है कि काफी हद तक बायर्स की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। गौरव खोसला, जी मीडिया। निरंजन हीरानंदानी, फाउंडर एंड एमडी हीरानंदानी ग्रुप, लगातार हमारे साथ बने हुए। निरंजन जी, कुछ बिल्डर्स को इस पर भी एतराज है कि ये जो रेगुलेटर है इससे होम बायर्स की मुश्किलें तो काफी हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन सरकारी बाबुओं के लेवल पर जो भ्रष्टाचार होता है, जिन मुश्किलों से बिल्डर्स को गुजरना पड़ता है, मसलन कई लेवल्स पर आपको एनओसी चाहिए, क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो नहीं आसानी से हो पाता है, तो क्या उनको भी शामिल किया जाना बहुत जरूरी था, ऐसा बिल्डर्स का मानना है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही बड़ी शिकायत बिल्डरों के तरफ से गवर्नमेंट से मांग करी थी, लेकिन उन्होंने माना नहीं कि ये रेगुलेटर उनके ऊपर भी काबू रखेंगे। जहां सरकारी ऑफिसर्स जो हैं ये काम करते हैं, वो जो सपोज उनका प्लान पास नहीं करें या काम नहीं करें या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दें या परमिशन देने में एक अड़चन ला दें, तो इसके ऊपर कोई रेगुलेटर का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं आएगा। ये कानून में नहीं है कि कोई वो ऑर्डर पास कर सके। इसलिए ये बहुत ही बड़ी शिकायत हमारे बिल्डरों के लॉबी के तरफ से है, क्योंकि काफी जो डिले हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सरकारी जो अड़चने हैं बिकॉज ऑफ करप्शन लेवल्स वगैरह वगैरह के उनको पैसे चाहिए और वो परमिशन नहीं देते, तो ये बात अड़चने आते हैं। जी, ये तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो बिल्डर्स को भी फेस करनी पड़ती हैं। हमारे साथ गौरव खोसला भी लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। होम बायर्स आपके साथ मौजूद हैं। गौरव, हम चाहेंगे आप इनसे पूछे कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स में भी इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, हालांकि पोजीशन अभी तक नहीं मिला है, सबकी नाराजगी सामने आ रही है, लेकिन एक जो मुश्किल है जो हर होम बायर फेस करता है अमूमन तौर पर, वो ये कि जो बिल्डर है उनसे बिना पूछे ही प्लान में बदलाव कर देता है। अब इस रेगुलेटर के आने के बाद कम से कम इतनी राहत तो इनको हो जाएगी कि इनकी मर्जी के बिना आप किसी तरीके का प्रोजेक्ट में बदलाव नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल शिल्पा, हमारे साथ बायर्स जुड़े हुए हैं जो इस समस्या से काफी जूझ रहे हैं। सर, एक मुद्दा जो हमेशा अक्सर उठता था कि बिल्डर बायर से बिना पूछे ही प्लान में चेंज कर देते थे। क्या आपको लगता है कि वो चीजें जो है 2/3 अब बायर्स को पूछना पड़ेगा? कोई भी बिल्डर्स को अगर कोई प्लान में चेंज करता है तो ये मुद्दा, ये जो प्रॉब्लम है, ये काफी हद तक हल हो जाएगी?
बहुत हद तक हल हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली लिखा है 2/3 बायर्स के मैंडेट के बगैर कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्लेन एंड सिंपल, बायर बिल्डर के बीच में जो भी रेगुलेशन है वो तो आ गया है, लेकिन जो ट्राइब्यूनल है जो इसको डिस्प्यूट की तरीके से हैंडल करेगा, उसमें नोएडा और ये जो एनसीआर में फ्लड गेट्स की तरह डिस्प्यूट्स आएंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी गवर्नमेंट को पहले से तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात हो रही है प्रोएक्टिविज्म की। तो जाहिर है कि इस बिल से गौरव साफ है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, होम बायर्स को राहत भी जरूर मिलेगी, लेकिन बस जरूरत है तो इस बिल के सही इंप्लीमेंटेशन की। गौरव, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए थे ललित कुमार जैन, CMD कुमार अर्बन डेवलपमेंट लिमिटेड, आपका भी बहुत शुक्रिया। AK मित्तल हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ निरंजन हीरानंदानी भी बने हुए थे, निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सचिन संदीर अभी इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।